154 कॉन्टैक्ट्स हैं जो 8 मार्च को भी थे, 9 मई को भी थे। मीन राशिद 41 कॉल्स जीएसएम की कॉल्स हैं, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। हमने बताया कि हमने फोटोग्राफिक एविडेंस लेनी है, हमने इनके फोन के साथ साबित करना है बियॉन्ड आउट ऑफ डाउट, और तीसरी चीज हमने इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग को कंफर्म करना है। इन 3 चीजों के लिए हमें रिमांड ना दिया गया, डिस्चार्ज की जिसका बड़ी धूम मचाई जा रही है। कानून है, हम उसके खिलाफ अपील करेंगे। हमाद अजहर साहब की कॉल्स, महमूद रशीद साहब की कॉल्स, इजाज चौधरी साहब की कॉल्स, असलम इकबाल की कॉल और मुराद राज की कॉल, ये वो तमाम लोग हैं जो हराबल दस्ता हैं, और वो तमाम लोग वहां पे मौजूद हैं जिसकी जियो फेंसिंग हो चुकी है। किसी जगह इसकी एक सेंट्रल जगह पे प्लानिंग हुई और इसको आखिर में जाके हर जगह फैलाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पंजाब पुलिस ने पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की बरियत के अदालती फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। आईजी पंजाब ने आज 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अदालत में 4 सबूत भी पेश नहीं कर सके। इसे अब मैं प्रोसिक्यूशन की नाकामी कहूँ या नाक़िस तफ्तीश कहूँ या फिर मीडिया का खुमार कहूँ, जो सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए वो अदालत में नहीं दिए गए, लेकिन आईजी साहब कहते हैं सबूत अब अदालत में भी पेश किए जाएंगे। लेकिन आईजी साहब, क्या पहले आप ये बताना पसंद करेंगे कि वो कौन सी हिकमत अमली थी जिसने आपको आज तक उन सबूतों को अदालत में पेश करने से रोके रखा? वो कौन सी हिकमत अमली थी जिसकी बुनियाद पर आपने यास्मीन राशिद को मीडिया में तो मरकजी मुल्जिम बनाकर पेश किया, लेकिन एफआईआर में मरकजी मुल्जिमान में उनका नाम शामिल तक नहीं था? वो कौन सी हिकमत अमली थी आईजी साहब जिसकी बुनियाद पर केस की मुद्दई पुलिस ने यास्मीन राशिद को सप्लीमेंट्री बयान के जरिए भी मरकजी मुल्जिम नामजद नहीं किया? वो कौन सी हिकमत अमली थी जिसकी बुनियाद पर उनको मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में शामिल तफ्तीश करते हुए गिरफ्तार किया गया और केस को खुद ही कमज़ोर कर दिया गया? हालांकि कानून का जो अदना सा आम सा तालिब इल्म भी होता है ना, वो भी ये बात जानता है कि किसी शरीक मुल्जिम के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, और मुजरिम के एतराफ़ पर उसको तो सज़ा दी जा सकती है, लेकिन उस बयान की बुनियाद पर किसी और को सज़ा नहीं दी जा सकती। प्रोसिक्यूशन बेहतर हो नहीं रही है, उल्टा पुलिस पर लोगों के घरों में छापों के दौरान चोरी और ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की, बदसलूकी की शिकायत बढ़ती जा रही हैं। 9 मई के मुल्जिमान को सज़ा हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में पुलिस तोड़ फोड़ करे, घर का सामान उठाए, 3 के साथ दस्त दराजी करे। ये किस कानून के तहत कर रही है पुलिस? यास्मीन राशिद की बरियत के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसी बयानिए को अपनाते हुए कहा कि यास्मीन राशिद की बेगुनाही साबित करती है कि बतौर जमात पीटीआई का जलाओ घेराव में कोई किरदार नहीं है। ये मौका उन्हें खुद पुलिस ने फराहम किया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही बरियत की हैट्रिक मुकम्मल नहीं कर सकते। 2 रोज़ करप्शन केसेस में मुसलसल बरी होने के बाद आज अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है, और मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने एक ख़ास पैगाम भी दिया है। सुनिए। मुकदमा बनाने का पता है, आप ज़्यादा अच्छी तरह सारे जानते हैं कि कौन पीछे है। ये मैं उनको आज ये पहली दफ़ा मैसेज दे रहा हूँ, तो भाई हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम फ़ौज के हक़ में हैं, और हमारा कोई लेना देना नहीं है जिससे फ़ौज हमारी डैमेज हो। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात में 22 सियासी रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। नैब रावलपिंडी ने तमाम सूबों से साबिक वफाकी वज़रा और कैबिनेट अरकान के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ, जायदादें और अकाउंट्स के रिकॉर्ड भी तलब कर लिए हैं। सियासत के मंझधार में ना नाज़रीन, इस वक्त पीपल्स पार्टी की कश्ती भी किनारे लगती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त पीटीआई में टूट फूट का सबसे ज़्यादा अगर किसी जमात को सियासी फ़ायदा हो रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और अगर किसी के हाथ कुछ नहीं आया है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। क्या नून लीग को इदराक है इस बात का? इस सारे मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान सेनेटर आसिफ करमानी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाएं ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम जी। आसिफ साहब, सबसे पहले तो सर ये कहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को तो हुकूमत छोड़ ही थी सर, अब अदालत में उनके खिलाफ जिनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं पेश कर पा रही है उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। अब ये यास्मीन राशिद साहिबा हों या परवेज़ इलाही साहब हों, ये नाकामी क्यों हो रही है सर, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सबूत पेश करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया किरण बीबी। गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि जो सानहा 9 मई है वो मेरी नज़र में सकूत ढाका से कम नहीं है, अगर ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है, क्योंकि उस दिन ना सिर्फ पाकिस्तान
बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज पर भी हमला किया गया। और जो हरकत हमारा अज़ली दुश्मन भारत आज तक नहीं कर सका, वो यहाँ एक फिस्तायत वाली पार्टी जो है उसने ये कर दिखाया। अब जहाँ तक मामला है कि भाई कौन गुनाहगार है कौन गुनाहगार नहीं है, इसके तमाम एविडेंस मौजूद हैं, वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस मौजूद हैं, और वो तमाम लोग जो 9 मई तक अपनी पार्टी की पॉलिसी के तहत ये तमाम इन हमलों में मुआवनकार थे, मंसूबाबंदी में शरीक थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी खाल और अपना माल बचाने की खातिर वो दाएं बाएं हो रहे हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक घिनौना जुर्म था जो सानिया 9 मई है। और इसमें जहाँ जिसने ज़िम्मेदार जो हैं जिन्होंने ये गिराव झलाव किया, जहाँ उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है, वहीं मैं समझता हूँ कि इसमें ये भी हमें देखना होगा सवाल यही है करमानी साहब, बेगुनाह इसमें बेगुनाह इसमें ना कहीं कोई काबू आ जाए। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन सर एक वो शख्सियत जिनको आपकी हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि ये मास्टरमाइंड है, जिनका नाम यास्मीन राशिद साहिबा है, तो सर वो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, ज़बरदस्त आप तमाम सबूत की बात कर रहे हैं, वीडियो एविडेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर अदालत में प्रोसिक्यूशन में वो सारी चीज़ें पेश नहीं की जाती। IG साहब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 40 मिनट की और फिर कहते हैं कि तमाम सबूत मौजूद हैं। तो सर जहाँ सबूत दिखाने हैं वहाँ सबूत दिखा नहीं रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बता रहे हैं। सर ये किस तरह के मामलात हैं? और फिर साथ में ये भी कि इतने घिनौने इल्ज़ामात, इतने घिनौना काम, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और छूट जाएं। सर देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ कि गुज़श्ता चंद दहाइयों से बिलखसूस पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो बिल्कुल ही एक तरह का डिसइंटीग्रेट हुए हैं, और जो लोग हैं मैं समझता हूँ कि वो इतनी ज़िम्मेदाराना तौर पर अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि इदारे पोलिटिसाइज़ हुए हैं इस मुल्क में, और उसमें जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो मुतासर होती हैं। आज मैं भी पढ़ रहा था या कहीं सुन रहा था कि IG पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जी कि वो शायद इसमें अपील में जा रहे हैं। लेकिन ये है कि जब भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो मैं समझता हूँ कि उसमें प्रोसिक्यूशन का रोल बड़ा अहम होता है। एक चीज़ हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं कोई फरिश्ते आकर तो उस दिन जिना हाउस या कोर कमांडर पर आग लगा के तो नहीं चले गए, तो या GHQ पर किसी ने कोई सुलेमानी तो ये नाअहली अगर यास्मीन राशिद साहिबा, जिनको मरकजी मुल्जिम आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, जिनको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, अगर उनकी बरियत हुई है, पुलिस अगर कोई शवाहिद नहीं पेश कर सकी अदालत में, तो ये उनकी नाअहली है। मैं देखें जी, द मैटर इज़ बिटवीन, इस वक्त मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी हुकूमत तो पंजाब में नहीं है, और ये डोमेन है पंजाब गवर्नमेंट का जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है। एंड द मैटर इज़ बिटवीन निगरान जाने, पुलिस जाने, अदालतें जाने। जहाँ तक आपने मास्टरमाइंड की बात की है, तो मास्टरमाइंड जौन सा है वो तो बैठा हुआ है बनीगाला में। कारकुन जौन से हैं जिनको इंसाइट करके, जिनको हल्लाशेरी दे के बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत, जहाँ जिना हाउस पर, कोर कमांडर हाउस पर, अपना वहाँ GHQ में, पाक फ़िज़ाइया की मियाँ वाली में और दीगर हसास इमारात पर जो हमलावर किया गया, बाकायदा ये एक आध दिन में या 2-3 दिनों की तो बात नहीं थी, तो इसमें तो बाकायदा एक प्लानिंग की गई है। तो अब जाहिर है ये लोग जॉन सेन को कानून की गिरफ्त में आना चाहिए, और ये पंजाब हुकूमत जौन सी है उसकी चूंकि डोमेन में ये हुआ है, तो इसलिए उनको चाहिए कि इसमें जो भी मुल्जिमान हैं जिनके खिलाफ एविडेंस है वो कोई भी हो जी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो बेगुनाह है उसको उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये बड़ा एक जी। लेकिन इशू ये है सर कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो आके सबूत और शवाहिद के बारे में बता रहे हैं, वो आपकी जमात के वज़रा ही है ना सर, जो आके बता रहे हैं, और फिर अभी आप कह रहे हैं कि ये निगरान हुकूमत जाने और वहाँ की पुलिस जाने, बहरहाल कोई सबूत और शवाहिद नहीं पेश किए जा सके हैं। सर आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को इस बात का इदराक हो रहा है करमानी साहब कि अभी ये पिछले 13-14 महीनों में जितना भी लॉस हुआ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुआ है। अभी फिर सर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीर को जमा हो रही है। सियासी मुबस्सिरीन की राय ये है कि मौजूदा हुकूमत की जो माशी पॉलिसीज़ हैं, जो नाकामियाँ हैं, वो सिर्फ नून लीग के हिस्से में आ रही हैं, और जो अल्टीमेटली फ़ायदा हो रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो रहा है। सर आप लोगों को इस बात का इदराक हो रहा है वैसे
क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग टूट रहे हैं वो भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ और मुझे नहीं मालूम मेरी पार्टी की इस बारे में क्या पॉलिसी होगी। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इसमें किरण बीबी ये है कि हमें, मैं समझता हूँ, ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जो अपनी माल और खाल अब बचाने की खातिर वो दूसरी जमातों में सियासी पनाह हासिल कर रहे हैं। नंबर 2 कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हर हलके में एक से ज़ायद कई उम्मीदवार मौजूद हैं, तो हमें तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर कोई इन ऐसे लोग जो कि PTI जैसी फैशिस्ट जमात से जो 9 मई में पाकिस्तान पर और पाक फ़ौज पर हमलावर होने में मुलव्विस हैं, उनके लोग, मैं नहीं समझता, और मुझे मैं ये बड़े अदब से अर्ज़ करता हूँ अपनी पार्टी की आदत को भी, कि हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए, इनसे हमें इनको दूर रखना चाहिए। हमें, यानी ये देखिए ना, एक तरफ आप मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान की खालिक जमात है, ये कायद आज़म के वारिसों की जमात है, तो क्या आप जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, जिना हाउस पर हमला किया, GHQ पर हमला किया, अब वो मुस्लिम लीग उनको कबूल कर ले? मैं ये समझता हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए अगर इस तरफ कोई सोचा भी जा रहा है। और सबसे दूसरी बात कि देखिए हमारे पास हमारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं हर हलकों में, और ये एक तल्ख तजर्बा में माजी में किरण बीबी हुआ है। मैं आपको याद कराता चलूं कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, जब इन लोटों को वोट दिया गया, तो आप देखिए कि उसका रद्द-ए-अमल क्या आया। इसलिए मैं समझता हूं कि वो कहीं अगर जाना चाहते हैं, ये मौसमी परिंदे हैं, इनका कोई नजरिया नहीं है। पहले इनका नजरिया फिस्तायत था। मैं किसी दूसरी जमात के बारे में कोई राय नहीं करूंगा। आपके पास माजी का तजर्बा भी है जी करमानी साहब, आपके पास माजी का तजर्बा भी है, जिस आप ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो सर फिर अगर आपके पास जो हलकों के अंदर एक से ज़ायद उम्मीदवार तक मौजूद हैं, तो फिर ये जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट क्यों की जा रही है सर, जहां ये 30 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, और वहीं पर आप लोग सीट एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं? नहीं, देखिए अभी तो कोई सीट एडजस्टमेंट की कोई बाज़ाब्ता बात मैंने तो नहीं सुनी, मैं आप ही से सुन रहा हूँ। पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट करना एक और बात है, लेकिन मैंने आपको अपनी ज़ाती राय दी है। मैं एक पब्लिक पल्स की बात कर रहा हूँ। जैसे ज़िमनी इलेक्शनों में लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया था, नापसंदीदगी का इजहार किया था जब लोटों को टिकट दिए गए थे। आप नीट एंड क्लीन जो लोग हैं उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कीजिए, उसमें कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो पाकिस्तान पर हमलावर हुए हों या जिन्होंने जिना हाउस पर हमला किया हो वो कायद आज़म की वारिस जमात उनको पनाह दे। ये मेरी जाती राय है। अगर मेरी जमात की कोई ऐसा कल को कोई सिलसिला होगा तो मैं वहां अपनी एक नातवा आवाज जरूर उठाऊंगा कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक, तो सर आपने ये अपनी राय तो दी है, लेकिन पार्टी की इसमें राय क्या है? क्योंकि जो सीट एडजस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बात की गई है, तो क्या मुस्लिम लीग नून इन खुतूत पर अग्री नहीं करेगी सर? देखिए, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इत्तेहादी जमात है, ज़रूर इसमें कोई शक नहीं है, वो अपने फैसले करने में आज़ाद हैं और मुस्लिम लीग नून भी अपने फैसले करने में आज़ाद है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी अभी तक तो जिस वक्त तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसी कोई पार्टी पॉलिसी हमारी मेरी या कान से या नज़र से नहीं गुजरी है। लेकिन मैं फिर रिपीट करूँगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है तो उन लोगों को, जो लोग इस मंसूबा साजी में पाकिस्तान पर हमला करने में, फ़ौज पर हमला करने में मुलव्विस रहे हैं, उनको कायद आज़म की वारिस जमात जो है मुस्लिम लीग नून, उसमें मैं नहीं समझता कि उनको हमें कोई वेलकम करना चाहिए। सही। अच्छा सर, ये दोस्त मोहम्मद खूसा साहब साबिक वज़ीर आला रहे हैं सर, वो दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो 8 से 10 MNAs हैं वो पीपल्स पार्टी से रब्ता कर रहे हैं और पार्टी में एक ग्रुप है आपका जिसने बाकायदा तौर पर शेर के निशान पर इलेक्शन न लड़ने की इजाज़त भी मांगी है पार्टी से। तो सर वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है तो फिर इसकी क्या वजह है सर? देखिए, ये तो एक किरण बीबी क्या सराइयाँ हैं और मेरे तो अभी तक कोई ऐसी मालूमात नहीं है। आप देखिए कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई 2018 से, इस पार्टी पर जो जुल्म व सितम के और ख़ुसूसन नवाज़ शरीफ पर और नवाज़ शरीफ की फैमिली पर जिस तरह झूठे इल्ज़ामात लगा के उनको झूठी सज़ाएं दिलवाई गईं, तमाम लोग आज तक मुझे बता दीजिए
कोई एक शख्स भी हमें छोड़कर गया हो इस इब्तला के दौर में। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मामला है। मुस्लिम लीग नून जो है वो माशाल्लाह मैदान में है, और जब इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि नवाज शरीफ साहब उन इलेक्शंस की क़यादत करेंगे, और दोबारा ये जो अवाम है नवाज शरीफ पर एतमाद करते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ एक खुशहाली का नाम है। सर, ये इलेक्शन कब होंगे, कब होंगे करमानी साहब? पिछली बार आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि अर्ली इलेक्शंस में ना जाके, जी सर कंप्लीट कर लें, कब आपको उम्मीद है? मैं बिल्कुल, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, मैं उस बात पे कायम हूँ कि वो एक गलती हो गई, लेकिन अब चलो वक्त गुजर गया है। लेकिन अब हमें वेट करना चाहिए कि जब इलेक्शन जौन से, और मुझे उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर में जो इलेक्शंस हैं, जब ये वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी असेंबलियाँ, तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शंस होंगे और हो जाने चाहिए। सर, अभी तो निगरा सेटअप में तोसी करने की बातें हो रही हैं, निगरा सेटअप में 6 महीने की तोसी तक की बातें हो रही हैं। तो सर क्या वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है? जिस चीज़ को आप कह रहे थे कि अर्ली हमने जल्दी इलेक्शंस में ना जाकर एक फाश गलती कर दी, अब आप कह रहे हैं वो वक्त गुजर गया, और अगर ये तोसी होती है तो सर ये फाश गलती नहीं होगी? मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो मुल्की हालात हैं, मईशत के हालात आपके सामने हैं, और लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस जो हैं उनको टाइम पर होना चाहिए। मेरी तो ये राय है जी कि इस पे कोई मेरी और कोई राय नहीं है कि इलेक्शंस टाइम पे हों और आवाम को उनका हक दिया जाए अपने नुमाइंदे चुनने का। वो हमें वोट देते हैं, उनकी मेहरबानी, हमारी कारकर्दगी देख के वोट देते हैं, उनकी मेहरबानी, जो भी है इसका फैसला आवाम पर छोड़ना चाहिए। आपके पास अबूरी हुकूमत के अबूरी हुकूमत को एक्सटेंड करने की कोई इत्तलात है करमानी साहब? अगर शॉर्टली आप मुझे बता सकें। नहीं, ये मार्केट की खबरें ही हैं जो आपके जरिए भी और दूसरों के जरिए पहुंचती रहती हैं, लेकिन तो आप लोगों के पास कंसिडरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है? इस बारे में कोई सोचा जा रहा है? जी सॉरी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साहब आसिफ करमानी साहब मेरे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर अनोश मसूद साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन अनोश मसूद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अनोश साहबा, सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि ये बरियत को 24 घंटे गुजर गए हैं यास्मीन राशिद साहिबा की, ये रिहा नहीं हुई है अभी तक, कब तक मुतवक्का है इनके रिहाई? Thank you so much for having me in your show. I will just throw light on all the aspects you will ask me the questions. So इसमें ये कि अब आपने यास्मीन राशिद का पूछा है, इनका ये है कि देखिए इनकी जो असल केस था सबसे पहले वाला वो था 97 सर्वर रोड का केस था लाहौर का। उसमें शी वाज नॉमिनेटेड और उनको हमने उनका सारा प्रोसेस हुआ, उनका फिर जुडिशियल रिमांड हुआ और अभी वो सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जुडिशियल हो चुकी हैं। नाउ उनकी तलबी कराई गई थी 96 जो जिना हाउस का केस है, और जिना हाउस के केस में जो अभी जो सिनेरियो आ रहा है, बिकॉज थोड़ा सा ये लॉ का है, तो जहाँ पे आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए हो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। इसमें देखिए जो फैसला आया वो ये था कि चूंकि ये नॉमिनेटेड नहीं है FIR में, और सेकेंडली ये सत्यमा बयान सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नॉमिनेटेड नहीं है, ये बेसिकली इस सारी जजमेंट की बुनियाद है। जबकि हुआ ये है कि जिस तरह बाकी 46 जो है वो मौके से पकड़े उसको हम FIR में नॉमिनेट कर देते हैं लॉ के मुताबिक, मैं आपको बता रही हूँ। उसमें जो नामालूम हमने की जो उसमें नामालूम का एक खाना रखते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे थे, देखिए वो सारे एकदम नहीं पकड़े गए, हमने 200-300 वहाँ मौके से अरेस्ट नहीं हुए, राइट। सो उसमें अब ये है कि शी वाज वन ऑफ दोज हु वर नॉट नॉमिनेटेड इन द FIR, एंड देन वी कम टुवर्ड्स द सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की नॉमिनेशन। वो प्रोबेबली समहाउ दैट गॉट मिस्ड बाय द जज, उनके साथ मिस होगी, उन्होंने पढ़ी नहीं या वो कुछ इस तरह हुआ है कि 10 तारीख की जिमनी में वो नॉमिनेटेड है। अनूर साहिबा मुझे जरा ये क्लियर कीजिएगा, जो अभी आपने 97 लॉ और सर्विसेज रोड का केस कहा, उस हवाले से आप ये कह रही हैं कि वो क्योंकि उसमें भी नॉमिनेट हैं तो वो इस वजह से अभी हिरासत में और उनके रिहाई मुमकिन नहीं है? बिल्कुल एग्जैक्टली वो 97 केस की वजह से। अब जो आप कह रहे हैं बरियत वाला और डिस्चार्ज वाला, ऑफ कोर्स वो है 96 जिना हाउस वाला, वो जिना हाउस वाला है। ठीक है। और उसकी जो है वो ऑब्वियसली जो कानूनी कार्रवाई होगी उसमें आप जो लॉ परमिट करता है कि आप उसको
उसकी उसमें चैलेंज कर लेते हैं या आप उसकी रिव्यू में चले जाते हैं, बिकॉज हमारी जो अभी वो इजिनली मौजूद है वो प्रॉब्लम शायद मिस हो गई होगी, वो देखी नहीं होगी। चलिए, अनूर साहिबा ने ये तो क्लियर कर दिया कि यास्मीन राशिद साहिबा की रिहाई तो नहीं हो रही है। अब अनूर साहिबा जरा ये बात बताइएगा कि जो सबूत, जिन शवाहिद की आप लोग बात कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ऑडियोज एंड वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अदालत में वो सबूत नहीं पेश किए गए और फिर उनको एफआईआर में भी नहीं नामजद किया गया, उसका क्या रीजन है? जी, इसका बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप जब अरेस्ट करते हैं, देयर इज अ प्रोसेस, जिस तरह बाकी किसी एजेंसी में पहले तफ्तीश की जाती है और उसके बाद अरेस्ट किया जाता है, लाइक एफआईआर, राइट। इसमें हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की हद तक जो जितनी हमने अपने यहाँ पे नंबर्स, अगर हम सिर्फ कन्फाइन करें यास्मीन राशिद साहिबा तक, तो उसमें यह है कि जब हमने इनको अरेस्ट किया तो उसके बाद इनके फोटोग्रामेटिकल टेस्ट होना था, जिसमें आपको ये साबित करना होता है कोर्ट के अंदर कि जो शख्स हमने ये वीडियो में दिखा रहे हैं, शी इज द राइट पर्सन, लाइक वो एक सर्टिफाइड एजेंसी उसको सर्टिफाई करती है। देखिए, एक बात मैं कह रही हूँ, आप कह रही हैं, और एक सर्टिफाइड एजेंसी सर्टिफाई करके दे रही है, तो उसमें फर्क आ गया। वो है एडमिसिबल एविडेंस। हमारा सिर्फ ये कहना कि जी ये वीडियो है और इसमें ये मौजूद है और ये देखिए ये बात कर रही है, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। तो उस सिलसिले में अगर हम, वो अभी नहीं हुआ था, तो इसीलिए रिमांड लिया गया। रिमांड की जो हमने दरखास्त की गई थी तलबी करा के 96 में, तो वो चूंकि वो उन्होंने मानी नहीं या उनकी वो मिस हो गया, वो वाला पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किया, इस वजह से ये फोटोग्रामेटिकल टेस्ट होता है और एक वॉइस का एनालिसिस होता है कि जो बोल रहा है इंसान, यानी मेरी आवाज मेरी ही है, आपकी आवाज आपकी ही है, वो भी सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो वो सर्टिफिकेट के साथ आप अदालत में पेश करते हैं, तब वो एडमिसिबल होती है। तो इन रीजंस की वजह से वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड चाहिए होता है। अगर वो हमारे पास मौजूद होंगी तो ही हम कराएंगे ना, तो हम उनकी कस्टडी इसलिए चाह रहे हैं। इसी तनाजुर में अनूर साहिबा, इसी तनाजुर में जिनके ऑडियोज एंड वीडियोस शवाहिद मौजूद थे, वो लोग जेल चले गए, लेकिन यहाँ पर वो शायद वो सबूत या वो शवाहिद या आप लोगों की तरफ से पेश नहीं किए गए, या प्रोसिक्यूशन में इतनी कमी थी कि फिर यास्मीन राशिद साहिबा की बरियत हो गई ना? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझिए। देखिए, जो लॉ होता है वो ये कहता है कि जब आप किसी केस में किसी की जुडिशियल कस्टडी लेना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए एक सिर्फ ग्राउंड देंगे। अभी ग्राउंड लेने के बाद आप उसकी ये सारे टेस्ट कराते हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करते हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल वो 5 दिन के लिए देते, हम ये 5 दिन में प्रोसेस कंप्लीट कर लेते, मे बी 2 दिन में कर लेते, और हम उस डेट पे ये चीजें प्रेजेंट करते हैं। ये जो अनूर साहिबा, ये जो आप लॉ मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं, ये क्या मोजेस जज साहब को नहीं मालूम होंगे? अब आप, मैं इस पे क्या कमेंट कर सकती हूँ, आप बेहतर समझिए। मेरे ख्याल से वो मिस कर गई वो पढ़ना, वो जिम्नी जिसमें ये नॉमिनेटेड थी, बस उसी बिना पे उनको लगा कि चूंकि ये नॉमिनेटेड एफआईआर में भी नहीं है और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में भी नहीं है, तो मिस कर जाता है इंसान कभी कभी। मैं तो इस चीज में कहूँगी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। समटाइम्स हो जाता है, इंसान है हम सब। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, यास्मीन राशिद साहिबा की तबीयत कैसी है? उनके बारे में बात की जा रही थी कि तबीयत उनकी बेहतर नहीं है। उनकी तबीयत माशाल्लाह ठीक है। मैं उनके साथ मेरी काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है, और जब ये पहले भी हमारे पास जब ये आई हैं तो उसमें हॉस्पिटल की जितनी इनको फैसिलिटी चाहिए थी उनको हम लोग खुद, बल्कि मेरी तो बल्कि 5-6 दफ़ा मुलाकात हुई, तो आई हैड अ गुड चैट विद हर एज वेल, एंड आई वाज जस्ट आस्किंग हर कि कैसे रहा, कैसे सब में आपकी वो शमूलियत हुई और वो सारा। तो वो काफी, मैं तो ये कहूँगी इस एज में भी वो जितनी एनर्जेटिक है एज अ पर्सन, इफ आई टॉक अबाउट हर, तो अच्छी हेल्थ है और वो मोटिवेटेड है और बिल्कुल ठीक ठाक है। थोड़ी सी ऑक्सीजन की उनकी सैचुरेशन का इशू होता है तो वो अपने साथ रखती है मास्क वगैरह, एंड शी इज ऑल फाइन, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही। खदीजा की तरफ से ये दावा किया गया था कि यास्मीन राशिद साहिबा की हालत अच्छी नहीं है। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अनूर साहिबा, वो बड़ी तकलीफ दे है, जो बहुत सारी जगहों से कंप्लेंट्स आ रही हैं। उस्मान डार की फैमिली की वीडियोस भी सामने आई। इसके अलावा भी दीगर लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि पुलिस जाती है जब गिरफ्तारियों के लिए, तो उसके बाद घर में जाके तोड़ फोड़ की जा रही है, ख़वातीन के साथ बदसलूकी की जा रही है, इसके अलावा लूट मार अलग से मचाई जा रही है। तो जो 9 मई को वाक़या हुआ, सानिया हुआ, वो यकले मजम्मत है और इसकी कोई काबिल माफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ पुलिस कर रही है और जिस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, क्या समझती हैं आप कि ये भी काबिल माफ़ी अमल है? मुहाफिजों का ये काम है कि घरों में जाके ये सब कुछ करते फिरें?
नहीं किरण, एक्चुअली मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी तो सच में मुझे लगने लगेगा जैसे आई एम ट्राइंग टू टीच यू लॉ। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अपने ना सपोर्ट कर रही हूँ अपने आंसर को कानूनी उसके हिसाब से। जी जी। थोड़ा सा मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए अभी हुआ ये कुछ मामला में, देखिए जैसे आपने खुद कहा कि वो 9 पर मई वाला, इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक इंक्लूडिंग यू, मी, एवरीवन। एंड लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को ज्यादा चैलेंजिंग हुआ उनके लिए, बहुत ही ज्यादा, बिकॉज दे हैड टू, देखिए ये मिस्क्रिएंट्स भी तो जो हैं वो भी तो पाकिस्तानी है ना, वो कुछ बाहर से तो नहीं आए हुए। तो इट वाज इक्वली हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरीवन कि हमें अपने लोगों के साथ ये मतलब, और उन्होंने ये किया यहाँ पर जो कुछ भी तोड़ फोड़, जलाओ, घेराव और सब कुछ। तो उस सूरत में अब हुआ ये कि इट वाज अ रिएक्शन। पहले तो जो रोड के क्लिप्स आ रहे थे कि जी पकड़ा घसीटा, मैं इसको एंडोर्स बिल्कुल नहीं करती, लेकिन ये जरूर है कि एक ह्यूमन नेचर है कि जिस तरह वो गालियां भी आगे से सुनने को मिल रही थी ना, जिस तरह वो पुलिस को साथ गालियां दे रहे हैं, दे वर बीइंग सो अब्यूसिव, वो भी एक देखिए उस वक्त इंसान भी टेम्पर भी लूज करता है। और साथ हालांकि लेडी पुलिस ऑफिसर भी थी, लेकिन वो साथ में फिर हुआ ये कि छेड़छाड़ी शुरू हो गई। आई डोंट अनूर साहबा मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। जो आप बात कर रहे हो उस दिन हुआ, जिस तरह का रिएक्शन लोगों की तरफ से आ रहा था, अगर वो जस्टिफाइड अमल नहीं है, ऑब्वियसली जस्टिफाइड अमल नहीं है, तो ये जो कुछ किया जा रहा है मुबैना तौर पर पुलिस की तरफ से, ये भी किसी के तौर पर जस्टिफाइड अमल नहीं है। मैंने आपसे इस पर बात करनी डिटेल में, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। डॉक्टर अनोश मसूद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनोश, आप शायद बहैसियत पुलिस शायद आप मेरे सवाल का जवाब ना दे पाएं, लेकिन बहैसियत इंसान, बहैसियत खातून, अब क्या कमेंट करेंगे इस पर कि जो कुछ पुलिस के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है, एक तरफ गैर कानूनी काम करने पर जिन लोगों को आपने जेलों के पीछे रखा हुआ है, दूसरी तरफ पुलिस भी किस कानून के तहत लोगों के घरों में जाकर तोड़ फोड़ कर रही है, खवातीन के साथ बदसलूकी कर रही है, जहाँ वहां पर चोरियां और लूटमार मचा रही है, क्यों? किरण, मैं आपको बहैसियत पुलिस ऑफिसर ही इसका जवाब दूंगी। और इसमें देखिए बिल्कुल लॉ क्लियर है। ये सेक्शन आप देखें इस FIR के, तो इसमें एंटी टेररिज्म एक्ट लगा हुआ है। अगर ये पुलिस से एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि इनको, अगर हम इनको ढूंढ रहे हैं या अगर हम ये मतलूब हैं और ये जाके घरों में छुप जाएंगे, एंड इफ वी नॉक देयर डोर एंड दे डोंट कोऑपरेट, देन वी वुड जस्ट कीप वेटिंग फॉर देम आउटसाइड देयर हाउस। नो, लॉ परमिट्स अस। जी, लॉ आपको इस चीज की इजाजत देता है कि आप लोगों के घरों में जाके उनके टीवी तोड़ दें, उनकी खिड़कियां तोड़ दें, उनके बर्तन तोड़ दें, उनके बिस्तरों को उठाएं, वहां से जो कुछ सामान पड़ा हुआ है वो उठा लें, ये कानून इजाजत देता है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर बात समझ में नहीं आएगी ना। कानून इसी इजाजत, मैंने ये नहीं कहा कि तोड़ फोड़ कर दें, बट दिस इज व्हाट इज बीइंग पोर्ट्रेड बाय देम, दिस इज देयर पर्सपेक्टिव। आप उनके पर्सपेक्टिव से अगर आप ये बात करें कि वो तोड़फोड़ करने, हाई हैंडेडनेस की बात करें, पहले मुझे ये बताएं ना, जो अगर वो जिना हाउस वाले केस में वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने किस कैपेसिटी में स्टेट को नुकसान पहुंचाया है? वो बिल्कुल गलत किया। मैंने आपको कहा कि वो जस्टिफाइड ही नहीं है। यहाँ घर की खवातीन के साथ जो कुछ किया जा रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है? वो क्या, नहीं, ये किसी कानून के तहत हो रहा है? वो ऐसा नहीं हो रहा ना। आपके पास वो सारी वीडियोस कहाँ हैं? मुझे ये बताएं, वो है आपके पास? हमारे पास नहीं है। उस्मान डार साहब की वालिदा के साथ जो कुछ हुआ उसकी वीडियोस मौजूद हैं। वजीर दिफा ने माजरत की है। उन्होंने आपको शायद ये नहीं बताया होगा ना उस साइड पे क्या हुआ था। सो हमें ये चाहिए कि हम ना दोनों साइड को देखें, वरना फिर वो इस तरह ये पर्सपेक्टिव हमारे गलत हो रहे हैं। डॉक्टर अनोश, क्या आप समझती हैं किसी खातून की आर्म ट्विस्टिंग ये दुरुस्त है? पॉइंट खत्म नहीं, मतलब मकसद खत्म हो जाएगा ना। इफ यू डोंट लिसन टू माय आंसर देन देयर इज नो पॉइंट। बात तो ये क्या, फिर आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मेरा कोई जवाब भी तो सुने ना। अगर आप जवाब नहीं सुनेंगे तो फिर फायदा नहीं है बात करने का। आप ये देखें, ये इल्जाम लगाए गए, इसको भी पुलिस में, हर चीज में पुलिस गलत नहीं होती है। आप ये देखें, इतनी सारी जो फीमेल्स थी, कहा गया खुदा ना खास्ता उनके साथ पता नहीं जेल में क्या हो गया, और उन्होंने अब खुद आके बताया अपने मुंह से कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया, कोई तशद्दुद नहीं हुआ, हमारे साथ कुछ भी नहीं किया गया। क्या उन्होंने ये बोला खुद मुंह से? अगर मैंने ये बात की थी, मैं तो खैर 200% आपको आंखों देखी चीजें बताई, उसके बावजूद जिस चीज पर मैं डॉक्टर अनोश, मैं आपके साथ हूँ इस सारी बात पर, मैंने खुद इस पर प्रोग्राम किया है, लेकिन वहां पर जहां पर जो एविडेंसेस मौजूद हैं, जो ख्वातीन के साथ हो रहा है या जो घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, जो लूट मार की जा रही है, ये किसी भी तौर पर कानून के तहत है? बिल्कुल नहीं है। नहीं, अगर ये कहीं पे भी हो रहा है तो इसकी इस तरह से रिपोर्ट करने की बजाय ओपन फोरम है, कमेटी बन चुकी है, दे आर मोस्ट वेलकम टू इवन माय ओन ऑफिस।
मैं उनको ये कहूंगी कि वो जिनके साथ ऐसा हुआ है और उनके पास एविडेंस है वो मेरे पास आ जाएं, मैं अपनी जो भी उनकी एविडेंस के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम इनको स्पेयर करेंगे। देखिए एक चीज की हद तक तो जिनके घरों में जी अनुज साहिबा जिनके घरों में ये सब कुछ हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि जी डीवीआर भी साथ साथ जाते हुए उठाकर ले जाते हैं। बहरहाल आपने एक अच्छा ऑप्शन दिया है कि अगर उनके पास कोई सबूत मौजूद है और जो कुछ हो रहा है तो वो आपके पास आपके ऑफिस में लेकर आए। लेट्स सी, हो सकता है कि इससे मामला थोड़े बेहतर हो जाए, लेकिन फिर भी ये किसी कानून के तहत जो कुछ अगर पुलिस की जानिब से सब कुछ किया जा रहा है तो ये किसी कानून के तहत नहीं हो रहा और जिस तरह से वो जस्टिफाइड नहीं है तो ये अमल भी जस्टिफाइड नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अनुज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थी। राज साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको खुशामदीद कहती हूँ। मुराद राज साहब सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए सर, आपने और हाशिम डोगर साहब ने मिलकर नया ग्रुप बनाया है डेमोक्रेट्स, इसमें आपके साथ कितने लोग हैं? लोगों की तादाद हम अभी किसी को भी नहीं बता रहे मैडम, सो इसलिए इसमें एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। नहीं, अरकान के नाम क्यों नहीं सामने लाए जा रहे हैं? क्योंकि आपको पता जब नाम एकदम सामने कर दें तो सबके वो भी सब बैठ डिसाइड करेंगे कब अगले कुछ दिनों के अंदर या 3 दिनों के अंदर ये सब चीजें सामने आ जाएंगी। सो हमारी कल अभी पहली मीटिंग तरीन ग्रुप के हवाले से भी उनकी भी नई पार्टी बनाने की खबरें आ रही हैं, तो ये हो सकता है कि मुस्तकबिल में आप उनके ग्रुप का हिस्सा बने? इस तरह का कोई फैसला हुआ नहीं है। सो इस वक्त सिर्फ हम अपने जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, जो हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, जो इस वक्त हमारे साथ में हैं और आ रहे हैं, उनको इस वक्त हम मुतारिक कर रहे हैं। और तो इसके अलावा भी पार्टी बनाने का या किसी के साथ शामिल होने का कोई इस तरह का अभी इरादा हमारा नहीं, डिसीजन नहीं। मुराद राज साहब आपको लगता है सर कि ये इमरान खान से लाताल्लुकी के बाद उनका वोट बैंक भी आप हासिल कर सकेंगे? क्योंकि खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि वोट बैंक आज भी उनका ही है। देखिए वोट की बात तब होगी जब इलेक्शन आएगा। अभी इलेक्शन तो ना अनाउंस हुआ है, ना अभी इलेक्शन नजर आ रहा है। जब इलेक्शन करीब आएगा देखेंगे बेहतरीन फैसला उस वक्त क्या है और इंशाल्लाह ताला उस वक्त बेहतरीन। आपकी जानिब से 9 मई के वाकयात से लाताल्लुकी का इजहार किया गया, लेकिन आईजी पंजाब कह रहे हैं कि ये सब बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ है, जिसमें यास्मीन राशिद हैं, हम्माद अजहर हैं, असलम इकबाल हैं, चौधरी एजाज हैं, मियां महमूद रशीद हैं, वो आपका नाम भी ले रहे हैं। आपकी भी रिकॉर्ड 23 कॉल्स मौजूद हैं और बाकी सबके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, कुछ गिरफ्तार हुए, आपको पुलिस नहीं छेड़ रही है, इसकी क्या वजह? आपकी लाताल्लुकी सर? नहीं देखें, अगर कोई उन्होंने मेरे से बात करनी होगी तो जरूर मुझे भी कांटेक्ट करेंगे। सो इसलिए मुझे अभी तक ये नहीं पता कि कौन सी कॉल्स है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कोई कॉल्स है नहीं। सो अगर कोई कॉल्स है तो जरूर मैं चाहूंगा कौन सी कॉल्स हैं। अच्छा मुराद राज साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि जो 9 मई के हालात हुए उसका हुक्म इमरान खान साहब ने नहीं दिया, तो फिर सर आपने उनका साथ क्यों छोड़ा? देखें, बात ये नहीं है कि उन्होंने नहीं दिया था। ये जहां तक आज हम पहुंचे हैं ना, खान साहब के एडवाइजर से ना, जब से खान साहब ज़मान पार्क मूव हुए हैं तब से लेके जो एडवाइजर सारा दिन रात लगे रहते थे ना उनके साथ, ये उसका नतीजा है कि आज हम इस नहज पे खड़े हैं, पार्टी इस नहज पे खड़ी है कि जो उन्होंने पिछले 6 महीने में दिन रात फीड किया खान साहब को, जो भी किया, क्योंकि हम उन में से थे जो कि हमेशा कहते थे जी कि बिल्कुल एहतजाज हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, एहतजाज करना चाहिए, एहतजाज एक करना चाहिए, और बात हमेशा टेबल पे बैठ के होती है, कहीं और नहीं होती। इशू रिजॉल्व होगा जब टेबल पे किसी के साथ बैठेंगे, और बैठना भी इन्हीं लोगों के साथ पड़ेगा, किसी और के साथ तो नहीं बैठना पड़ेगा। या हम किसी और मुल्क से तो लोग नहीं लेकर आ सकते जिनके साथ निगोशिएट किया जाए। सो बैठना भी इनके साथ है, बैठना भी टेबल पे है। तो आप एहतजाज करते हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मगर कोई भी अपने मुल्क को जलता नहीं करता। आई मीन ये हमारा मुल्क है, किसी और का तो नहीं है। तो कौन देखना चाहता है कि मुल्क में आग लगी हो और की जगहों को आग लगी हो, बाकी जगहों को आग लगी हो? इसलिए कोई भी इस तरह की चीज अपने मुल्क में नहीं चाहता। सो दैट वाज द पॉइंट व्हेन एवरीबॉडी थॉट के आई थिंक के वो लिमिट क्रॉस हो चुकी थी एहतजाज। सर टाफ में माइनस फार्मूले पर काम शुरू हो गया है, मुस्तकबिल में क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए ये तो चीजें आगे चल के सारी पता लगती है। आपको पता है कि आज पॉलिटिक्स का इसका क्लाइमेट है पाकिस्तान के अंदर। पहले तो मंथ टू मंथ चलती थी या कुछ अर्सा चीजें स्टेबल रहती थी, अब तो डे टू डे भी नहीं चल रही, अब तो आवर टू आवर पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हो रही है। सो अगले घंटे में क्या होता है किसी को नहीं पता।
जिस तरह आप एक्सपेक्ट कभी भी नहीं कर सकते थे, आज से आप 3 हफ्ते पीछे चले जाएं, 4 हफ्ते पीछे चले जाएं, किसी को पता था कि आज हम यहाँ पे खड़े होंगे। तो उस जो हुआ वो तो हर घंटे के बाद चेंज हो रही थी और अभी भी हो रही है। जिस तरह आप भी मुझे कुछ चीजें बता रही हैं, क्योंकि मेरे पास टीवी देखने का टाइम नहीं था, सो इसलिए किस तरह डिफरेंट चीजें डेवलप हो रही हैं। सो आई मीन आप कुछ भी नहीं करेंगे आगे चल के, क्या कुछ भी आज बैठ के भी पॉलिटिशियन नहीं कर सकता कि आगे क्या आ रहा है। बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो बात करती हूँ। आजकल खान साहब को सभी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन एक वो शख्सियत भी हैं कि जिनकी वजह से खान साहब की सियासत को कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने। बात करते हैं उनके बारे में। वेलकम बैक वंस अगेन जी। जिसको कोई जानता तक नहीं था, जिसकी पहचान करवाने के लिए शहबाज शरीफ का हवाला देना पड़ता था, उसे पहचान दिलाई, मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की कुंजी उसे थमाई, अपनों से लड़ाई की, गैरों की तनकीद सही, कईयों की नाराज़ी मोल ली, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा। अपनों की महफिल जमी या पराया मजमा, हमेशा उसका इकबाल बुलंद किया। अपने इंतखाब की वो खूबियाँ बयान की जिनका शायद साईं उस्मान बुज़दार को खुद भी इल्म नहीं था। करीबी साथियों ने बहुत रोका, इस्टेब्लिशमेंट ने बार बार टोका, सहाफ़ियों ने भी कई सवालात उठाए कारकर्दगी पर, लेकिन खान साहब को फिर भी समझ नहीं आई। और जब आज उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो अपने मोहसिन का साथ छोड़ गया। अब तक 200 से ज़ायद रहनुमा पीटीआई छोड़कर जा चुके हैं। जहांगीर तरीन, अलीम खान, फवाद चौधरी, आमिर कयानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, शीरी मजारी, आप कोई भी नाम लें, इन लोगों ने हमेशा पार्टी को दिया है। किसी ने पैसा तो किसी ने वक्त और किसी ने दोनों ही, लेकिन उस्मान बुज़दार वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने पार्टी से सिर्फ लिया ही है, पार्टी को दिया कुछ नहीं है। उस्मान बुज़दार चाहते तो 4 साल में सूबे और पार्टी दोनों की किस्मत बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह हुकूमत चलाई, मुबैना तौर पर तकर्रुरी और तबादलों में रकम बनाई, मनपसंद ओहदे लेने के लिए वज़ीर आला हाउस में मंडी लगाई, जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी बोली की हिकमत अमली अपनाई। इन 3.5 सालों में सैकड़ों तबादले किए, कोई डिप्टी कमिश्नर और DPO चंद माह से ज़्यादा अपने ओहदे पर टिक नहीं सका। 6 चीफ सेक्रेटरी और IG बदले, और जब खान को मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो शख्स खुद ही बदल गया। खान को बीच मंझदार में तनहा छोड़ गया। आज खान साहब जिस अवाम का जिक्र करते थकते नहीं हैं, जिस वोट की हुर्मत के गीत गाते हैं, उसने जब आपको सूबा सौंपा था तो साथ क्या किया? मैंने अवाम से यही जानने की कोशिश की है, देखिए ज़रा अवामी राय। उस्मान बुज़दार का तो कभी नाम नहीं था, तो इमरान खान ने उसका नाम चढ़ाया, उसको इतने बड़े ओहदे पे लेके आया। कभी तो छोटी सीट ही नहीं जीता था, इतने बड़े ओहदे पे ला के उसने उसके साथ इतनी भलाई भी की। मगर उस्मान बुज़दार को नहीं छोड़ना चाहिए था इमरान खान को, जैसे वो छोड़ के चला गया। वो तो सिर्फ ना टेक लगा के सोया रहा है, जब उसको लात लगाई है तो वो भाग गया है। ये पार्टी का बेड़ा गर्क इसीलिए हुआ है कि उन्होंने इंसाफ अपनी पार्टी के साथ नहीं किया, वो मुल्क के साथ क्या कर इंसाफ करेंगे। इमरान खान की बहुत बड़ी गलती थी, वो जरा उसको नहीं बनाना चाहिए था। उसने तो मुश्किल देखी भी नहीं है, उसने तो जेल भी नहीं देखी थी। उस्मान बुज़दार को बनाना ही नहीं चाहिए था, पहले तो हमने कभी उसे देखा भी नहीं था। वो वज़ीर आला के काबिल ही नहीं था, उसकी काबिलियत ही इतनी नहीं थी। बुज़दार निकम्मा बंदा था, वो किसी काबिल नहीं था, इस सीट के काबिल ही नहीं था। तो उसकी सबसे बड़ी ये सियासी गलती थी कि एक साईं को पंजाब के ऊपर मुसल्लत कर दिया। उस्मान बुज़दार इस काबिल ही नहीं था कि वो सियासत करता। पंजाब का वजीर आला बनने पर पीटीआई क़यादत जिसका तारुफ पंजाब का शहबाज शरीफ कहकर करवाती थी, वो उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ की तरह सूबे को एक बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं दे सका। आज सियासत से राहें जुदा करने पर अवाम उन्हें क्या मशवरा देते हैं, ज़रा वो भी सुन लीजिए।